Today's lecture is based on the financial assets. So first we are going to discuss what are the financial assets. Financial assets are the most liquid assets on the balance sheet of a company. सो कभी कभी हम इसको कैश लाइक रिसोर्सेज भी कह रहे होते हैं. सो फाइनेंशियल एसेट्स हम जब भी टर्म यूज़ करते हैं तो याद रखें फाइनेंशियल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर द हाईली लिक्विड एसेट्स ऑफ अ कंपनी. सो बेसिकली हाईली लिक्विड एसेट्स का मतलब ये होता है कि हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट एन एसेट इनटू अ कैश. अगर आप में आपके पास कोई भी ऑब्लिगेशन होती है फुलफिल करने की, then how quickly you can convert an asset into cash is the shows the liquidity of an asset. कि आप कितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करें. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक रिसीवेबल है, मुझे कस्टमर से रिसीव करना है, रिसीवेबल जो कहलाता है. सो अब मैं कितनी जल्दी उस रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर रही हूँ, दिस शोज द लिक्विडिटी. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एसेट है, प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या इक्विपमेंट है, मशीनरी है मेरे पास, बल्कि एक एग्जांपल है मशीनरी. अब मशीनरी को मैं इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती बिकॉज मशीनरी टेक्स टाइम. ठीक है, मशीनरी का क्या है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा. जो भी उसका बायर होगा ऑब्वियसली पहले उसकी मार्केट वैल्यूएशन होगी, मार्केट के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वो मशीन ऑब्सोलीट हो चुकी है. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट अगर मैं देखूँ मैं एक रिसीवेबल को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ. आई कैन आस्क माई क्लाइंट कि आप जल्दी इसको पे कर दें, एंड वो पे कर देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश. बट मशीनरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट मीन्स अगर हम देखें आप जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी एसेट को, इट शोज योर लिक्विडिटी. एंड एज पर द लिक्विडिटी मेजर, फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं. वी हैव थ्री फाइनेंशियल एसेट्स विच आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड डाउन हियर. फर्स्ट इज कैश, second is marketable securities, and third is receivables. So पहले तो कैश हमारे पास जो भी होता है, कैश ऑब्वियसली जो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस, तो बिजनेस में कैश हमारे पास, जब भी हम बात करते हैं कि कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ में पैसा उनके पास है. जब भी हम बात करते हैं बिजनेस में कैश की, तो कैश इज ऑलवेज इन एन अकाउंट ऑफ अ बिजनेस. वो कौन सा अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है बिजनेस का. सो यूजुअली जो भी हमारा कैश होता है वो बैंक अकाउंट में होता है. और जो भी अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल होता है, यानी विद इन ऑफिस वगैरह अवेलेबल होता है, तो वो भी हमारा पेटी कैश होता है. लेकिन ये है कि वैसे हमारा जो भी कैश होता है वो हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर ही मेंटेन होता है. सो अगर आप याद करें, मैंने प्रीवियसली आपको शुरू में फर्स्ट क्लासेस में बताया था कि नेवर यूज अ टाइटल ऑफ बैंक अकाउंट. द रीजन इज कि जो भी बैंक में हमारा पैसा होता है इट्स एक्चुअली अ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो इसीलिए हम कैश का अकाउंट टाइटल यूज करते हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टाइटल यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आ गया है एसेट कैश, फाइनेंशियल एसेट आ गया है कैश. सेकंड आपका आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं. अभी हम वन बाय वन इन सब पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. देन थर्ड इज रिसीवेबल्स. अच्छा, रिसीवेबल्स में हमारे पास दो तरह के रिसीवेबल्स होते हैं, और आपने ये ड्यूरिंग एग्जाम्पल्स भी ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था. We have two kinds of receivables. First is account receivable and second is notes receivable. इसमें भी हम देखेंगे डिफरेंस, मैं आपको ऑलरेडी क्लास में हाईलाइट कर चुकी हूँ, बट हम जब इस पे जाएंगे रिसीवेबल्स तक पहुंचेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. हमारे पास एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसका आप सबको पता है. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑब्वियसली एक ग्लोबल कंपनी है एंड हर जगह उसके ऑफिसेज, हर जगह उसके बिजनेसेस हैं. अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस हैं, और दूसरे वेंडर्स ने उसके लाइसेंसेस वगैरह लिए हुए हैं, बाय किए हुए, परचेज किए हुए हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का नाम सुनता है तो उसको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बहुत ह्यूज प्लांट एसेट्स होंगे. प्लांट एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत उसका हाई नंबर का होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. एंड उसके जो फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, यानी जो उसका कैश है या कैश इक्विवेलेंट या उसके मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या उसके रिसीवेबल्स, दे विल बी वेरी लेस नंबर. जबकि अगर आप बल्कि आपको मैं अभी भी बोलूँगी, आप अगर एनुअल रिपोर्ट खुल के देखें माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की, देन यू विल फाइंड आउट कि जो उसके
प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो परसेंटेज है उसके एसेट्स में, दैट इज जस्ट 12.7 अगर हम लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखें, और वैसे उसका हमेशा इसी तरह का ये ट्रेंड रहा है परसेंटेजेस का। बट अगर हम रिसेंटली खोल के देखें उसकी रिपोर्ट, तो आप देखेंगे कि जो उसकी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका परसेंटेज इज जस्ट 12.7% ऑफ द टोटल एसेट्स। और अगर हम देखते हैं उसके फाइनेंशियल एसेट्स, सो उसके फाइनेंशियल एसेट्स मेक्स अराउंड 57% समथिंग ऑफ द टोटल एसेट्स। और उसका यही हमेशा ट्रेंड रहा है कि उसके फाइनेंशियल एसेट्स का रेशो बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा, ठीक है। और क्यों फाइनेंशियल एसेट्स का रेशियो ज़्यादा रहा है, क्योंकि अगर आप पे कोई भी ऑब्लिगेशन आप पे आ जाती है, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए या कोई भी आपकी ऑब्लिगेशन आ गई है, यू हैव टू पे द टैक्सेस, यू हैव टू पे द लाइबिलिटीज, आप फौरन से अपने जो लिक्विड एसेट्स हैं आप उनके थ्रू वो पे बैक कर सकते हैं ऑब्लिगेशंस। सो अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी अपने फाइनेंशियल एसेट्स का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई मेंटेन रखता है, और जबकि जो उसके प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो रेशियो है दैट इज वेरी लेस comparative to the financial assets. So this is how these financial assets are important for a company. So before moving on to other financial assets, first we are going to discuss about the cash. सबसे पहले हमारा focus है on cash, ठीक है। Cash we know जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा मेंटेन होता है, या अगर आपके ऑफिस में कोई भी आपका बिजनेस का कैश पड़ा हुआ है, दैट इज कैश, ठीक है। अच्छा, अब कैश, हाउ मच कैश अ कंपनी शुड मेंटेन और हाउ मच कैश अ बिजनेस नीड्स। अच्छा, अब जो कैश है, कैश शुड बी एज लिटिल एज नेसेसरी, ठीक है। मतलब एज लिटिल एज नेसेसरी का मतलब है कि अगर आपकी कोई इमीडिएट या फ्यूचर आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, या आपको फ्यूचर या इमीडिएट आपको कैश नीडेड है, उतना ही आपको कैश मेंटेन करना होता है। अगर आपकी फ्यूचर में या इमीडिएट ऐसी नीड नहीं है कैश की, then it's better to invest your cash in short-term investments. Why you should invest in short-term investments? Short-term investments में आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जितना आपका कैश था उतना कैश का अमाउंट भी रहता है, साथ साथ यू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सो ये है कि हम जब कहते हैं कि इट्स बेटर कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, इवन नॉट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी नहीं, अगर हम पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो यूजुअली क्या होता है कि लोग अपनी सेविंग्स करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। अब आप देखें आपके पास अगर बहुत ज़्यादा किसी का बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, देन वी विल यूजुअली से कि यस, सो व्हाट वी से इज कि हमारे पास बैंक अकाउंट में अगर हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे पास अमाउंट है, देन व्हाट वी यूजुअली डू इज कि हम उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं जिस पर वी कैन अर्न अ सर्टेन इनकम, ठीक है। यानी यूजुअली आप सेविंग्स अकाउंट में आप कर देते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको बैंक थोड़ा थोड़ा कोई भी आपको उस पर इनकम जनरेट आपको मिलती रहती है, थोड़ा थोड़ा कोई परसेंटेज है जो आपको मिलता है उस पर। बट ये है कि आप या तो आप बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में आपको मिल जाता है, आप या तो डिफरेंट सिक्योरिटीज बाई कर लेते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप स्टॉक्स बाई कर लेते हैं। सो यानी अगर हम देखें नॉट फ्रॉम ओनली बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट अगर हम पर्सनल पर्सपेक्टिव भी देखें, अगर किसी के पास है अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसकी सेविंग्स है, सो व्हाट दे विल यूजुअली डू इज कि वो कोशिश करेंगे कि ये पैसा उनका जो डबल हो, अगर 1 रुपये है तो वो 2 रुपये हो जाए। सो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है बिजनेस में भी। बिजनेस को कैश उतना मेंटेन करना चाहिए जितनी सिर्फ उसकी इमीडिएट नीड है। अगर उसकी इमीडिएट नीड नहीं है कैश की, देन इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और यू कैन से मार्केटेबल सिक्योरिटीज में वो उसको इन्वेस्ट करें। सो व्हाट आर दी टाइप्स जिसको हम कैश कंसिडर करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन या क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी होती है कि अच्छा कैश का मतलब क्या है, कि ये अगर मेरे पास एक कायदे आजम का 10 रुपए का नोट है तो इज इट कंसिडर्ड एज अ कैश, या हम किसी और भी चीज़ को कैश कंसिडर करते हैं। सो यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो आपके पास जो भी आपके नोट्स होते हैं, या आपके नोट्स का मतलब ये ऑब्वियसली जो आपका मनी है, मनी का जो नोट जो आपकी करेंसी है, करेंसी नोट है, वो आपके पास जो भी कॉइन्स होते हैं, या आपके पास जो भी आपके चेक्स होते हैं, पे ऑर्डर्स होते हैं, आपके जो बैंक में आपका जितना भी अमाउंट है रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस जितना है, दे ऑल आर कंसिडर्ड कैश। ये सब कैश के हेड में ही आता है।
हम ये नहीं करेंगे कि ओके कॉइन जितने हैं, बैंक अकाउंट इतना है, पे ऑर्डर इतना है, चेक इतना है, नो। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कैश में ही कंसिडर की जाती हैं। और इवन मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि जब भी कस्टमर अगर आपका कार्ड के थ्रू पे करता है, यानी जो भी वीजा या मास्टर कार्ड जो भी हम होता है, भले वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड के जरिए वो पे करे। सो अगर कभी भी कस्टमर कार्ड के थ्रू आपको पे कर रहा है, इवन द पेमेंट थ्रू अ कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ कैश सेल्स। वो कभी भी क्रेडिट सेल्स नहीं कहलाती। अगर आपने कस्टमर ने आपको कार्ड के थ्रू पे किया है, सो ऑब्वियसली इसका भी पूरा प्रोसीजर होता है जब भी कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है कि वेंडर कब क्लेम कर रहा है एंड देन वो वेंडर को पैसे मिलते हैं। सो ये है। लेकिन जब भी कस्टमर कार्ड के थ्रू पे करता है देन कंपनी हमेशा यही कहती है कि वी हैव जनरेटेड अ कैश सेल्स, इट्स नॉट अ क्रेडिट सेल्स। ठीक है। क्रेडिट सेल्स कब होती है? जब आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हो या आपके पास नोट रिसीवेबल हो। सो ये याद रखिएगा, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही है सो इट विल बी अ क्रेडिट सेल्स। नो, इफ अ कस्टमर pays through a card, it is always termed as a cash sales, not a credit sales। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि जी कौन कौन सी चीजें हैं जो कैश में आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला था कि वी हैव थ्री एसेट्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड रिसीवेबल्स। सो आपके पास जो आपका यहाँ पे कैश है, कैश इज द हाईली लिक्विड एसेट। कैश इज द हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। वी हैव लिस्टेड थ्री। सो सबसे जो पहला लिक्विड एसेट है दैट इज कैश, क्योंकि कैश को आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैश इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश। सो अगर मेरे पास कोई भी फॉरेन ऑब्लिगेशन आई है, मुझे किसी के पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, फॉरेन आई हैव कैश अवेलेबल, आई विल पे। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या होता है, ऑब्वियसली वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती, मुझे उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना होता एंड देन मुझे पे करना होता। बट कैश का क्या है, व्हाई कैश इज नोन एज द मोस्ट हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज कैश इज ऑलवेज रेडीली अवेलेबल, रेडीली कैश की फॉर्म में है। सो यू आर गोइंग टू जस्ट पे और आपकी फॉरेन ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगी या पे बैक हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम किस तरह से कैश को हम किस तरह से कैश को वैल्यूएशन, कैश की वैल्यूएशन किस तरह से होती है। ठीक है। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू वैल्यूएशन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से ये तीनों की तीनों जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये किस तरह से हमारी जो भी पूरी साइकिल होती है किस तरह से इसमें ये इनकॉर्पोरेट होते हैं। सो मेनली दिस साइकिल इज एक्चुअली कि हाउ मनी फ्लोज थ्रू द फाइनेंशियल एसेट्स इन अ कंपनी, किस तरह से आपके पूरे के पूरी जो भी मनी है वो फ्लो कर रही है विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि ऑब्वियसली आप कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट्स विद द अकाउंट रिसीवेबल्स, कि सबसे पहले आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है या नोट रिसीवेबल है एंड यू हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अ कस्टमर। वंस यू कलेक्ट मनी फ्रॉम अ कस्टमर देन इट्स अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ कैश, वो कैश की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब या तो ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई इमीडिएट पेमेंट है, इमीडिएट कोई आपकी ऑब्लिगेशन है, देन यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट, आपने कैश पेमेंट कर दी और अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी। ठीक है। और अगर आपकी कोई इमीडिएट ऑब्लिगेशन नहीं है देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर कैश इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। सो अगर आपके पास एक्सेस कैश है और इमीडिएट नीड नहीं है देन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब जैसे ही हमारी अगर कोई ऑब्लिगेशन फ्यूचर में आई है एंड वी डोंट हैव इनफ कैश बट हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड था पैसा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are quickly going to sell this marketable security in the market and we are going to get cash against the sales of that marketable security। जैसे ही कैश जनरेट हो जाएगा then you are going to make a payment। so इससे पहले अगर आप देखें ये जो पिक्चर यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे आपको शो की हुई है, ये पूरी पिक्चर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। so आपको सब दिखाने का मकसद ये है कि हर जगह फाइनेंशियल एसेट्स जो आपके होते हैं उनका यही प्रोसीजर है कि इसी 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 पैटर्न के थ्रू आपके बिजनेस में पैसा फ्लो हो रहा होता है थ्रू दिस फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वैल्यूएशन ऑफ दिस फाइनेंशियल एसेट्स। ऑब्वियसली अब हम कह रहे हैं कि जी इनकी कोई ना कोई एक वैल्यू है जो रिपोर्ट हो रही है। ठीक है। यानी
वैल्यू रिपोर्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने मशीनरी बाय की है, देन यू आर रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसी तरह से ये जो आपके तीनों फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनकी आपको वैल्यू रिपोर्ट करनी है इन योर बुक्स। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ दीज फाइनेंशियल एसेट्स। आप इनकी वैल्यू को किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड लिस्ट डाउन कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर। अब सबसे पहले तो एक चीज याद रखें, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं आपके, यानी 3 फाइनेंशियल एसेट्स हैं, दे आर ऑलवेज रिपोर्टेड एट देयर करंट वैल्यूज। ये हमेशा अपनी करंट वैल्यूज पे रिपोर्ट होते हैं इन योर स्टेटमेंट्स, इन दी स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। होते तो तीनों के तीनों करंट वैल्यू पे हैं, लेकिन जो करंट वैल्यू का जो प्रोसेस है या ये जो मीनिंग है करंट वैल्यू का, इट्स टोटली डिफरेंट फॉर 3 फाइनेंशियल एसेट्स। तीनों के लिए बिल्कुल टोटली डिफरेंट है ये। किस तरह से? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कैश। कैश इज ऑलवेज रिपोर्टेड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ओके, सो यस, याद रखिएगा, कैश इज ऑलवेज रिपोर्टेड on its face value or also known as face amount। कैश हमेशा अपने फेस अमाउंट पे रिपोर्ट किया जाता है। क्या मतलब फेस अमाउंट का मतलब क्या है? अब फेस अमाउंट का मतलब ये है कि मेरे पास बैंक अकाउंट में इन द बैंक अकाउंट ऑफ अ बिजनेस द टोटल अमाउंट इज ₹50,000। अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें 50,000 पड़ा हुआ है, तो जब आप रिपोर्ट करेंगे अपनी बुक्स में, आप यही रिपोर्ट करेंगे कि जो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दैट इज ₹50,000। ना आप उसको 51 करेंगे, ना आप उसको 49,000 करेंगे। आप क्या रिपोर्ट करेंगे? इट्स 50,000। यानी जो उसकी फेस वैल्यू है या जो उसका फेस अमाउंट है, आप वो ही स्ट्रेट रिपोर्ट कर रहे हैं। इट्स एग्जैक्टली द सेम, आप कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब हम सेकंड आते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे मैंने पहले कहा था, दे आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब इनका करंट वैल्यू का मकसद क्या होता है? यानी जो भी अभी आपकी करंट मार्केट में वैल्यू चल रही है उस सिक्योरिटी की या उस इन्वेस्टमेंट की, आप वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक है, स्टॉक की प्राइस आपकी रोज फ्लक्चुएट होती है। समटाइम जो आपने परचेजिंग प्राइस उसकी दी भी होती है, कभी उससे कम होती है, कभी उससे ज्यादा होती है, जो करंट वैल्यू उसकी चल रही होती है, यानी जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है। ठीक है, दिस करंट मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज फेयर वैल्यू, कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। एंड फेयर वैल्यू का मकसद ये होता है कि करंटली मार्केट में इसकी प्राइस कितनी है। तो जो भी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं या जिसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, दे आर ऑलवेज रिपोर्टेड ऑन देयर फेयर, जस्ट अ सेकेंड, they are always reported on their fair value। ये अपनी फेयर वैल्यू की बेसिस पे रिपोर्ट हो रही होती हैं। सो सिंपली जो भी अभी इसकी करंट मार्केट में वैल्यू चल रही होगी, वो आपकी वैल्यू बिल्कुल रिपोर्ट हो जाएगी ऑन योर बैलेंस शीट या आपकी बुक्स में रिपोर्ट हो जाएगी फेयर वैल्यू। सो याद रखें, यहाँ पे फेयर वैल्यू का मकसद क्या है कि जो करंटली मार्केट में प्राइस चल रही है, आप उसी प्राइस पे या उसी वैल्यू पे आप अपनी बुक्स में इस मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हमने प्रीवियसली तो ये पढ़ा था कि जी कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कि जो भी आपने पे किया होता है एंड आप वही उसी वैल्यू से सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। सो यस, यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन हमारे पास होती है कॉस्ट प्रिंसिपल के अंदर, वो ये होती है कि ये एक्सेप्शन सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए अलाउड होती है, कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उस पे आपका कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। एंड यस, उस पे आप अपनी जो भी आपकी फेयर वैल्यू है, जो भी करंट मार्केट वैल्यू चल रही होती है, आप उस पे इसको रिपोर्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ये एक होता है हमारे पास एलिमेंट या बेनिफिट होता है कि जरूरी नहीं है कि हम कॉस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करें। एंड यस, हम जो भी करंट मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू उसकी चल रही है, हम उस पे भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर एक हमारे पास बेनिफिट है कि हम कॉस्ट प्रिंसिपल को इसमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, वी हैव टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ करंट वैल्यू, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स का एसेंस ही ये है कि आपको उसको करंट वैल्यूज पे रिपोर्ट करना है, ना ही कि उसके कॉस्ट, जो भी उसकी प्रीवियस कॉस्ट थी या हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और आपको उस पे उसको रिपोर्ट करना है।
तो ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर एक एक्सेप्शन होती है विथ रिस्पेक्ट टू दी कॉस्ट प्रिंसिपल. Okay, now we are left with the third, which is receivables. अच्छा, रिसीवेबल्स के अंदर क्या होता है कि यूजुअली हम तो ये कहते हैं कि हम जब भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वी से कि जिस कस्टमर ने इतना हमें पैसा बाद में देना है, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड विद द सेम अमाउंट. बट यूजुअली व्हेन वी टॉक प्रैक्टिकली, हम अगर प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द केस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक क्लाइंट है एंड मुझे उसके पास मेरे मल्टीपल रिसीवेबल्स ड्यू हैं एंड मुझे पता है कि जी उसने फॉर एग्जाम्पल मुझे 50,000 रिसीवेबल देना है, but a company would always know on the basis of the previous track of that customer या previous track of those receivables या previous track of overall receivables कि जी अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल टोटल कंपनी के रिसीवेबल्स आर 50,000, देन इसमें से हम कितना पैसा है जो हम रिकवर कर पाएंगे. रिकवर का मतलब ये होता है कितना पैसा रिसीवेबल का आप कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे. बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका 50,000 टोटल रिसीवेबल है देन यू आर गोइंग टू रिसीव टोटल 50,000, क्योंकि कहीं ना कोई कस्टमर कभी ना कभी डिफॉल्ट कर जाता है. इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी हम रिसीवेबल की बात करते हैं प्रैक्टिकली वी नेवर अज्यूम कि हमें पूरा 100% अपना रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा या हम रिकवर कर लेंगे. दिस इज नॉट द केस. हम हमेशा कोई परसेंटेज रिसीव करते हैं एंड कोई परसेंटेज है जो हमारा नॉन रिसीव्ड रहता है. ऑब्वियसली वी डेफिनेटली ट्राई कि हम उसे रिकवर कर लें, बट ये होता है कि आपको श्योरिटी नहीं होती कि वेदर यू आर गोइंग टू रिकवर दैट अमाउंट और नो. सो ये होता है कि जब भी हम कहते हैं कि रिसीवेबल में से आप कुछ अमाउंट रिकवर करेंगे और कुछ अमाउंट आप रिकवर नहीं करेंगे, किस तरह से हम फिर इसको करंट वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे. ये जो इसकी जो करंट वैल्यू होती है वो कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि कितना रिसीवेबल है जो आप वाकई में रियलाइज करेंगे, यानी कितना रिसीवेबल है जो आपका वाकई में रिकवर हो जाएगा. सो द अमाउंट जितना एस्टिमेटेड होता है कि वी कैन रिकवर द रिसीवेबल अमाउंट, दैट अमाउंट इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट रिसीवेबल. सो इट मीन्स रिसीवेबल्स को हम किस तरह से उसकी करंट वैल्यू को हम रिपोर्ट करते हैं. वी रिपोर्ट द करंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू. सो यहाँ पे हमने पूरी साइकिल भी देख ली है, हाउ मनी फ्लोज थ्रू दिस फाइनेंशियल एसेट्स इन अ कंपनी. हमने देख लिया है कौन से 3 फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और हमने ये भी देख लिया कि उनकी वैल्यूएशन किस तरह से होती है फाइनेंशियल एसेट्स की. और हमने कैश के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि कैश के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं. अब हाँ, कैश के हवाले से ये भी है कि ऑब्वियसली पूरी कैश मैनेजमेंट हमारी साइकिल होती है, हमें कैश को मैनेज करना होता है. एंड ऑब्वियसली जो भी कंपनी में अगर कैश के रिलेटेड फ्रॉड्स हों तो हमें उसको भी मैनेज करना होता है. और कैश की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम इसको रिकंसाइल करते हैं. हाउ डू वी रिकंसाइल? आपने यकीनन प्रीवियसली पढ़ा होगा बैंक रिकंसिलेशन. सो बैंक रिकंसिलेशन इज सिंपली कि व्हाट एवर जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी कैश के बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो रही हैं, यानी डेबिट क्रेडिट हो रहा है, क्या वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो भी आपका अकाउंटेंट है. ऑब्वियसली वो भी आपका एक बिल्कुल मेंटेन कर रहा होता है, आपका एक बुक मेंटेन कर रहा होता है. बुक मेंटेन किसकी कर रहा होता है कि जी हमने जो भी बैंक में पैसा जमा करवाया है या बैंक से हमने पैसा विड्रॉ करवाया है, क्या वो बिल्कुल आपका मैच कर रहा है जो भी आपकी अकाउंटेंट की बुक में जो भी रिकॉर्डिंग है रिलेटेड टू कैश विथ रिस्पेक्ट टू अ बैंक, क्या वो बिल्कुल इक्वल है या बिल्कुल मैच कर रहा है विद द बैंक स्टेटमेंट जो भी हमें एंड में मिलती है. यह होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आप रिकंसाइल करते हैं व्हाट एवर इज इन योर बुक्स, और जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट पे है वो दोनों रिकंसाइल आपस में कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड समटाइम्स इसमें एरर आते हैं क्योंकि कभी कभी अकाउंटेंट कोई गलत वैल्यू रिपोर्ट कर लेता है, या कभी कभी हमें नहीं पता होता कि ओके हमने फॉर एग्जांपल किसी चेक को हमने कह दिया जी, जैसे हमने कहा था कि चेक इज ऑलवेज आल्सो इन फॉर्म ऑफ अ कैश. अब अकाउंटेंट ने अपने पास कह लिया कि जी जो मैंने कैश डिपॉजिट करवाया था और वो हो गया डिपॉजिट, तो कैश का मतलब ये है कि पैसा आ गया है. बट हो सकता है कि हमें बाद में पता चले हमने देखा ही ना हो और वो आपका कैश वो आपका जो चेक था वो बाउंस हो गया हो. तो जब वो बाउंस हो गया हो तो ऑब्वियसली वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि जी पहले आपने डिपॉजिट करवाया था लेकिन वो बाउंस हो गया है. लेकिन आपने कभी कभी अपनी जो पर्सनल आप बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं आपने उसमें नहीं ये मेंशन किया होगा.
सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। सो जब हम डिफरेंस को एलिमिनेट करेंगे देन इट मीन्स कि हम रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा होता यहाँ पे ये है कि जैसे हम कैश के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैश का यूजुअली सिंपल प्रोसेस ये भी होता है कि आपको जो भी बैंक स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द मंथ मिल रही होती हैं, या आप कभी भी अपनी बैंक स्टेटमेंट आप मंगवा सकते हैं बिजनेस की। सो जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मिलती हैं, आप उसको भी बैलेंस रखते हैं, चेक एंड बैलेंस आप उस पर रखते हैं कि ओके किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, पैसा कोई हमारे बैंक अकाउंट से निकाल तो नहीं लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश, कि किस तरह से आप कैश को मैनेज कर रहे होते हैं या आप किस तरह से रिकंसाइल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैश। Now we are going to move on to next, which is marketable securities.